नमस्कार। सभी वैद्यों को मेरा प्रणाम। बहुत दिन के बाद, बहुत महीने के बाद हम ये फिर केस डिस्कशन चालू कर रहे हैं और फिर कई एक 4-5 दिन के बाद हम टीका वाचन भी चालू करेंगे। तो आपकी कुछ भी समस्या है, शंका, कुछ क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के बारे में, आयुर्वेद के प्रति कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम ओपन डिस्कशन करने वाले हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं हाँ, मैं पूछो। पूछूं क्या? हाँ। हाँ। एक छोटी बच्ची है। हम्म। हम्म। आवाज से ये होता है ना? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ, एक छोटी बच्ची है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, एक छोटी बच्ची है तो उसके जन्म के समय उसका वजन 2 किलो 200 ग्राम था। हम्म। 2 महीने के बाद हम्म। वजन 2 किलो 900 ग्राम तो हुआ, लेकिन उसको पीने में तकलीफ होती थी। आप तो मराठी में इसलिए बोल डॉक्टर सकते को हो। मराठी में दिखाने। बोल सकते हो। हाँ। 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 तो अ, वो उसमें क्या हो रहा था कि मरमर और वो लग रही थी डॉक्टर को दिखाने के बाद। हम्म। तो डॉक्टर ने ईको निकालने के बाद उन्होंने बताया कि वो पीडीए है, लेफ्ट टू राइट स्टंट में। क्या है? पीडीए है, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस। ओके। ओके। हम्म। हाँ, तो उसके कारण फिर उन्होंने कुछ ड्रॉप और दवाई उसको शुरू की। हम्म। और 2 महीने तक वो कंटिन्यू शुरू रखने के लिए बोला। हम्म। 5 महीने के बाद वेट तो बढ़ा है, लेकिन हम्म। इको करने के बाद हम्म। वो जो हम्म। बोलो। प्रॉब्लम फिलअप नहीं हुआ है। हम्म। मतलब हम्म। वो ओपनिंग वैसे ही रह गई है। हम्म। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं अभी अभी उसका आयुर्वेद के अभी हिसाब से? उसकी उम्र कितनी है? अभी 5-6 महीने। 5 महीने की है। हाँ, और उसको अभी तकलीफ क्या क्या होती हम्म। है? दूध पीती है बराबर से वो? आ- हाँ, आधी पीती है। हाँ। ठीक है। तो ये जो अवयव है, जो जन्म से ही जो अवयव बराबर से डेवलप नहीं होते, ये जो सहज विकृतियाँ रहती है वो ठीक करने के लिए कठिन रहती है। बच्चों को 3 साल के उम्र तक की जो विकृतियाँ हैं तो वो कर्म विकृति माना गया है। और वो ठीक करने के लिए कठिन रहती है। कई बच्चों को जन्मतः सोरियासिस रहता है, कई बच्चों को जन्मतः ऐसी हृदय की विकृतियाँ रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? एक तो हृदय जिस धातु से बना है, उसका काम जिस धातु से संबंधित है, उस धातु पर जाने वाली, हृदय को बल देने वाली हम दवाइयाँ उसको चालू कर सकते हैं। दूसरी तो क्या है कि जन्मजात ये विकृति है, ये बीजांग बीजांग से उत्पन्न विकृति है। तो ये वात की विकृति, हाँ, उसके हृदय के ध्वनि में विकृति है। तो ये वात की विकृति हम ऐसे सोच कर, हम जो हृदरोग में वातज हृदरोग के लिए जो चिकित्सा बताई गई है, हाँ, तो वो चिकित्सा उसमें तेल पान दिया है, उष्ण तेल पान दिया है, और वो तेल जो बनाया है वो बीड लोन ऐसे कुछ सिद्ध करके वो बनाया है। तो ऐसे हम वो तेल दे सकते हैं। सुकुमार घृत करके घृत रहता है, जो प्रमेह चिकित्सा में आया है, सुकुमार घृत। तो उस घृत का उसको एक एक ड्रॉप्स ऐसे उसको चाटन दे सकते हैं। जो सुकुमार घृत रुद्रोग में भी आया है और प्रमेह चिकित्सा में भी आया है। तो वो सुकुमार घृत को उसको ये कर सकते हैं। बला तेल का अभ्यंग आप कर सकते हो उस बच्चे को। और ये सब साइमल्टेनियसली करने के बाद फिर उसकी ध्वनि में क्या बराबर हो रही है, क्या विकृति गई है क्या, वो आप देख सकते हो। हृदय उसका अच्छा होने के लिए, अभी तो ये बहुत उसकी उम्र कम है तो हम ज़्यादातर गुड़ ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं दे सकते। पर फिर भी गुड़ थोड़ा दूध में मिलाकर, या फिर थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, एक 1 ग्राम गुड़ ऐसे चाटन उसको दे सकते हैं। तो सामने पेशेंट चाहिए हमारे पास, और फिर हम उसकी ये जो विकृतियाँ है वो दूर कर सकते हैं। तो वातज हृदरोग का विचार करके हमें उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए।
और फिर देखनी चाहिए कि कैसे उपशम मिलता है। हेलो। जी हाँ, जी सर। जी तो सुकुमार घृत का बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ, वो चालू जी। करो। पर कफ का वय है बच्चा, वो अभी उसकी उम्र कफ की है, तो घृत ज़्यादा देना भी हमें तकलीफ होगा। तो एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप ऐसे घृत देना है। ड्रॉपर्स रहते हैं छोटे छोटे 10-10 ml के, उस वैसे ही। हाँ, सुबह दो 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 3-3 घंटे के बाद एक एक दो दो ड्रॉप्स ऐसे सुकुमार घृत का दे सकते हैं। हाँ, और बाकी चीज़ें तो सामने पेशेंट होने के बाद ही हम सोच सकते हैं। पर हृदय को बल्य करने के लिए, हाँ, वो वातज विकृति दूर करने के लिए जो कुछ है वो सब हम कर सकते हैं। हाँ, और कुछ? और किसी को पूछना है? नहीं तो मैं हाँ, आपको कुछ पूछना है तो आप भी पूछ आगे का एक सकते। क्वेश्चन पूछती हूँ। पूछो आप। आजकल बच्चे स्पोर्ट्स में कंपटीशन जो करते हैं, हम्म। किसमें? रनिंग बोलो या स्पोर्ट्स में। बाकी हाँ। के भी स्पोर्ट्स, हम्म। 4-4, 5-5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। हम्म। तो वो लोग प्रोटीन लेते हैं, मतलब उनका वर्कआउट होने के बाद हम्म। वो तो इस ऐसे इसमें बच्चों उन लोगों के लिए आयुर्वेदिक डाइट क्या बता सकते हैं अपन, कि अब प्रोटीन ना लेना पड़े उनको? हम्म, तो ऐसे बच्चों को जो बहुत ही आवाज़ इको आ रहा है क्या? हाँ, सब। मेरा इको हो रहा है, पता नहीं। हाँ, ठीक है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है बराबर? हेलो। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, ठीक है। तो दौड़ने की एक्टिविटी हो या फिर स्पोर्ट्स की एक्टिव स्केटिंग की एक्टिविटी हो, वो बहुत करते हैं बच्चे, और उनका जो बल है उसके अपेक्षित वो ज़्यादा ही करेंगे। तो इनमें वात विकृति, वात का चलगुण तो बढ़ेगा ही। पर ये इनका जो उम्र है, इनका जो एज है वो कफ का रहता है। तो उनको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि बाकी के एज ग्रुप में होनी चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं तो वो उनकी उम्र से ज़्यादा ही ज़्यादा ही खेलते हैं। और उनको हम बोलते देखो कितनी दौड़ ये कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, फिर भी तकलीफ नहीं होती क्या? तो उनका वय जो है, कफ जो है वो डोमिनेंट है, और इसलिए उनका इतना वात बढ़ता नहीं। फिर भी ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों में जिनमें जो स्पोर्ट्स में बहुत ये करते हैं, आगे गए हैं, उनका डेली एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, उनको अभ्यंग नित्य करना चाहिए। जो अभ्यंग करने के लिए जो ऑयल है वो मांसवर्धन और अस्थिवर्धन ऐसा ऑयल लगाना चाहिए। चंदन वाला लाक्षादी तेल है, महामाश तेल है, लाक्षादी तेल है, ऐसे अश्वगंधा, माश अश्वगंधादी तेल हम बनाते हैं। तो ऐसे जो तेल है उनका अभ्यंग नित्य करना चाहिए। उनके आहार में मांसवर्धन करने वाली, अस्थि धातु पोषण करने वाली दवाइयाँ, चीज़ें जो है वो ज़्यादा देनी चाहिए, जो पृथ्वी महाभूत अधिक के हो, जो इसका मतलब जो मधुर रस हो। तो हम खारिक दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, मनुका दे सकते हैं। ऐसे मधुर रस की दवाई, मधुर रस के जो पदार्थ है उनको दे सकते हैं। तो इतना हम कर सकते हैं वो बच्चों के लिए। उनको नींद का जो समय है उनका वो बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दिन भर वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो रात को जल्दी सोना, और लेट उठे तो भी चलता है सुबह, पर नींद ज़्यादा आनी चाहिए उनको। और जी क्या? जी। हम्म, ये क्वेश्चन आया था आप पहले भी एक डिस्कशन में, तो उस समय भी मैंने बोला था। अच्छा, मुझे याद नहीं है। हाँ, और सर मैं पूछूं? हाँ, पूछो। एक एक पेशेंट है, 20 years old गर्ल। कितना? 20 years, 20? 20 साल। ओके। हम्म। उसका एक्चुअली मलबद्धता है 6 years से। और 20 ईयर्स का क्या है उसका? एज एज हाँ, एज है। उम्र हाँ, फिर क्या उसका प्रॉब्लम क्या है? मलबद्धता है सर। मलबद्धता है। हाँ। 2 to 3 ड्रेस उसको मोशन नहीं होता है। होता नहीं। और हाँ, फिर ओके। हम्म। हम्म। पिटिका है। हम्म। हम्म। पिटिका मतलब उसको ब्लैक हेड्स है। हम्म। तो
मैंने उसको आरोग्यवर्धिनी और चिरुविलवादी कषाय शुरू किया था। हम्म हम्म फिर वो 7 डेज के बाद भी फिर और कृमि कुठार भी स्टार्ट किया था। हम्म और सर उसको है ना एवरीडे बिस्किट खाने की आदत थी, हम्म एक फुल पैकेट, हम्म और हम्म चॉकलेट, हम्म मेयोनीज, ऐसे उसके हेतु थे। हम्म तो फिर उसके बाद आरोग्यवर्धी ने 1 मंथ दिया, हम्म 15 डेज दिया, हम्म और फिर अभय हरीश का स्टार्ट किया सिरुवेलवादी के बाद में। हम्म पर उसके है ना वो ब्लैक हेड तो चले गए, हम्म लेकिन उसके अभी मुख दुषिता, बहुत इन्फ्लम पिंपल्स हो गए। हम्म हम्म बर अभी अभी उसको टॉयलेट हो रही है बराबर से? नहीं सर, तो अभी मैंने उसको आरगवद कपिला स्टार्ट किए, हाँ और अनुलोमन तेल, क्योंकि उसको बैरिस्ट के बाद भी मोशन नहीं हो रहा था। देखो, हमें क्या करना है, हेतु क्या है? हेतु रुक्ष गुण के है ना, हेतु रुक्ष हाँ गुण के है, ठीक है। और हेतु क्या है? अब हेतु तो आप बताओ मुझे, और हेतु क्या है? तो हेतु कोई अजीर्णाशन हो, पर्यूषितान्न हो, ये हेतु है, ठीक है। हम्म हाँ। अध्यशन के हेतु है क्या? नहीं सर, उसका इंटेक बहुत कम है खाने बहुत का। कम है। प्रमिताशन के हेतु है, तो प्रमिताशन हाँ। क्या करेगा? क्या करेगा कि वात वृद्धि करेगा। बिस्कुट ये यस। सब चीज़ें जो है वो रुक्षान्न है, पर्युषितान्न है, तो ये सभी हेतु क्या है? वात वृद्धि के हैं। हाँ। अब हुआ क्या है? वात वृद्धि से क्या हुआ है? हमें मलबद्धता आई है। हमें क्या हाँ करना है? सर। उसका वात क्या करना है? क्षय करना है। किस गुण से वात बढ़ा है? रुक्ष गुण से। हमें स्निग्ध गुण का अनुलोमक दवाई देनी है, ये तो फिक्स हो गया। हम्म। हाँ, अब स्निग्ध गुण हाँ की सर। अनुलोमक दवाई क्या है? एरेंडेल तेल है। एरंडस ने हाँ, अब क्या होता है? ना। एरेंडेल एरेंडेल से क्या होगा? ये जो मलबद्धता जो लॉन्ग स्टैंडिंग रहती है, उनमें क्या होता है, अगर मल भी ज़्यादा क्या हुआ सर? तो उसके आशय भी दुष्टि होती है। आशय दुष्टि होती है मीन्स ये जो उसका अंग है, आंत्र है, तो आंत्र की भी दुष्टि होती है। हमें तो पहले बार क्या करना है, उसका मल का पाचन और अनुलोमन, और ऐसा द्रव्य देना है जो कृमि पर भी काम कर सके, क्योंकि उसको मलबद्धता है, ठीक है। मल एक बार ज़्यादा रहने लगा तो कृमि उत्पत्ति होती है। तो हमें एरेंडे स्नेह देना है अपान काल में, दूध के साथ या फिर कोई आपकी युक्ति लगाकर, ठीक है। ये तो हमें, ये होगी हेतु हाँ। विपरीत चिकित्सा। एक बार उसका मल व्यवस्थित होने के बाद फिर हमें आंत्रपन काम करना है। आंत्र मांस धातु से बना है, तो मांस धातु वर्धन करने के लिए मनुका, गुड़, अजा मांस, ये प्रयोग करना है। तो ये ऐसे स्टेप वाइज करो, सभी मत दो। क्यों? आपने क्या क्या दिया था अभी? क्या बोले दवाई? और सर, पहले मैंने चिरुविलवादी स्टार्ट किया था। हाँ, और उसके साथ मैंने कुर्मी कुठार हाँ, दी थी तो ये रात कृमि को। कुठार जो है वो कफज कृमि के लिए बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ओके ओके तो सर। उससे फिर रुक्षता आ जाती है। हमें स्निग्ध गुण चाहिए, अनुलोमन चाहिए। हाँ, तो आप एरेंडेल तेल के साथ हरितकी भी दे सकते हैं। एरेंडेल तेल के साथ हरितकी, विडंग ऐसे भी दे सकते हैं। प्लेन विडंग दिया तो फिर रुक्षता बढ़ेगी। हाँ, तो हमें क्या देना है? ओके सर। एरेंडेल तेल। हाँ, कब तक देना है? जब तक टॉयलेट एकदम ठीक से होती नहीं। हाँ। तो सिर्फ इतना ही दो। क्या होता है, मल्टीपल दवाई लेने के बाद किससे रिजल्ट मिला है, किससे नहीं मिला है क्या नहीं मिला, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो हेतु के गुण देखो और गुण से विपरीत चिकित्सा करो। हम्म ठीक है ना। अगर हाँ। कड़क टॉयलेट को हो रही है, गुदशूल है, तो पंचलवण सिद्ध तूप देने के लिए बोला है। हाँ, गृहणी अध्याय में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो लवण क्या करता हाँ है? सर। अनुलोमन करता है और सॉफ्ट कर देता है। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ तो अग्निमांद्य है तो दीपनीय सिद्ध घृत दे दो, ठीक है ना। हाँ। तो किससे हो गया है, उसके उसके ऊपर हमें क्या देना है वो डिसाइड करो। अभी हमें स्निग्ध गुण का अनुलोमन चाहिए, तो एरेंडल तेल किसी के भी हरित के साथ, विडंग के साथ ऐसे दे दो, तो उसको ठीक लगेगा। हेतु विपरीत चिकित्सा हो जाएगी, उसको उपशय मिलेगा। हाँ हाँ सर, अभी जो मैंने उसको चिंता लवण दिया ना, तो हम्म उसको मोशन होने लगा हाँ, आरगवत कपिला तो वो देने के बाद। अपेक्षित है। आम्ल रस क्या है? हाँ। उधर क्या है? जल महाबुद बढ़ाता है आम्ल रस।
ठीक है, आकुंचन पर ये करता है। लवण क्या करता है, उधर आप गुण बढ़ाता है। हाँ, तो चिंचा लवण से भी वो हो जाएगा। हाँ, तो और पित्त शाम अभी पिंपल्स बढ़ गए ना, तो वो मैंने बैठ वात जाएंगे, पित्त वो बैठ जाएंगे। वो अवस्था कैसा है, करके। मलबद्धता उससे उत्पन्न त्वक विकृति है। ठीक है। हेलो। क्या सर? हम्म। हेलो। पिंपल्स के हाँ, लिए सर मैंने पिंपल्स उसको बैठ जाएंगे, सारीवा ऑटोमेटिक बैठ यष्टि मधु जाएंगे। दिया है। पिंपल्स ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। पिंपल्स पर ज़्यादा मत फोकस करो, क्योंकि पिंपल्स पर फोकस करने के लिए फिर आप तिक्त रस यूज़ करोगे, कषाय रस यूज़ करोगे, हाँ। फिर ये दोनों वातवर्धक है, फिर आपका जो संप्राप्ति है वो बढ़ेगी। हॅलो. हा नमस्कार, साळुंके ना? मला जरा 5:30ला फोन करा, मी जरा मीटिंगमध्ये आहे. चालेल सर, चालेल चालेल, ठीक आहे. हेलो. हेलो. हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बीच में हाँ, चली वो गई थी, फ़ोन अभी आया आ था। रही। तो मैं क्या बोल रहा था, फिर आप क्या करोगे, त्वक विकृति है, तारुण्य पिटिका है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रक्त शोधन के लिए, प्रसादन के लिए जो द्रव्य यूज़ करेंगे वो रुक्ष गुण का रहेगा। हाँ, तो ओके वापस सर, उसके हाँ। हेतु को ये ट्रिगर करेगा और वापस मलबद्धता आएगी। हाँ, तो ठीक नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, फिर त्वचा विकार को अलग दवाई, मलबद्धता को अलग दवाई, ऐसे अलग 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 करते हैं। कई केसेस हाँ ऐसे आते हैं कि सर मैंने वो भी दिया, अभी पेट में दर्द है, शंखवटी भी दे दी, अभी ये है इसलिए ये भी। ये नहीं है हमारी दवा, हमारी जो लाइन ऑफ नहीं ट्रीटमेंट। सर, हाँ, मैंने वही डायग्नोसिस मतलब उसका निदान यही किया कि उसका जो मलबद्धता की वजह से ही बस उसको पिटिका थी। ठीक है। तो उसका मल, रेगुलर मल होने के बाद उसकी पिटिका भी जाएगी। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। आप लेप दे सकते हो पर अभ्यंतर कुछ मत दो पिटिका ओके पर। सर, हाँ। हां, बालकामध्ये शय्यामूत्रता, आप पूछो ना प्रश्न। अं, कहाँ है? ये शय्यामूत्रता का प्रश्न है। आवाज़ आ रही है ना? तो बच्चों को ये जो शय्यामूत्रता रहती है, ये ज़्यादातर कृमि से ही होती है, तो कृमि की चिकित्सा करनी पड़ती है। घर में अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो तो भी ये शय्यामूत्रता की कंप्लेंट आती है। बच्चा रात में सुसु करता है, इसीलिए उसको ज़ोर ज़ोर से पालक जो है वो बोल बोल के बोलते कि बाबा ये नहीं करना है और उसको डराते हैं। उससे भी ये जो है कंप्लेंट वो बढ़ती है। तो शैया मूत्रता के लिए ये ऑटोमेटिक बंद होने वाली कंप्लेंट है। नहीं हुई तो क्या करना है, एक तो कृमि पर काम करने वाली दवाई देनी है। दूसरी चीज़ की बुद्धि को स्थिरता लाने के लिए, हाँ, बुद्धि का स्थिर गुण बढ़ाने के लिए ब्राह्मी घृत जैसे घृत चालू करो। तीसरी जो ये है उसकी ट्रीटमेंट, तो जो क्या बोलते हैं, कमर पे जो बांधते हैं ना धागा, उसमें वचा, उस वचा लगाओ। हाँ, और वो धागा कमर पे ऐसे बांधो कि वो थोड़ा लगना भी चाहिए कमर को और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वो धागा ये करो, तो ये शैया मूत्रता की कंप्लेंट है वो जाएगी। बहुत पानी बच्चों को देते हैं आजकल लोग। हाँ, वो बच्चा थोड़ा खेल रहा है तो थोड़ा झट से 1 गिलास पानी दे दो। हाँ, तो हमारे एक शास्त्र में तो बताया गया अति सलिल तृषितो अपि प्रयोजयत। हाँ, कि बहुत तान लगी तो भी ज़्यादा नहीं पानी पीना चाहिए, इतना पानी कम पीना चाहिए। और हम पानी नहीं, तहाँ जो प्यास है वो नहीं लगती है तभी भी पानी देते हैं। तो इसीलिए पानी कम दो बच्चों को।
ऑलरेडी जो उसकी कंप्लेंट्स है वो कम होती है। हाँ, जितना पानी कम दोगे, वो बोल रहा है ना प्यास लगी है तो दे दो, पर खुद उसको एक गिलास पानी दो, ये बॉटल ख़त्म करनी चाहिए दिन में, ऐसे मत बोलो। ठीक है। और सर पण ह्यामध्ये बऱ्याच वेळेला कसं होतं की अशी कप प्रवृत्तीची मुलं असतात एकतर बऱ्यापैकी तब्येतीने जाडजूड अशी आणि खाणंही त्यांचं बऱ्यापैकी कप प्रकृतीचं असतं. तर अशा पेशंट मध्ये आपण जसं आरोग्यवर्धी म्हणा, मुस्ता म्हणा, असे कप कमी करणारे असे मेडिसिन जर वापरले त्याचा काय उपयोग होऊ शकतो या ठिकाणी? कसं आहे, आता चाइल्ड ओबेसिटी हा मोठा विषय आलेला आहे. आता आई वडील जाडे असतील, मुलगा जाडे असेल, सगळं नॉर्मल असेल, तर काय त्याचा विचार करायचा नाही स्थूलतेचा. यापेक्षा काही ॲबनॉर्मल स्थूलता दिसते, त्याच्यावर मग विचार करावा लागतो. मग त्याला उद्वर्तनासाठी तुम्ही चूर्ण द्या, उद्वर्तन के लिए मुस्ता दे दो, वचा दे दो, बाकी की चीज़ दे दो. खाने में ऐसी चीज़ें दे दो जो गुरु हो पर अपतर्पण करे. ऐसी चीज़ें रहती है. साडीच्या लाया असतात, किंवा अशा गोष्टी त्याला जास्त खायला द्यायचे की पोट भरतं पण पोषण होत नाही जास्त, म्हणजे स्थूलता येत नाही. मसूरची डाळ आहे, पृथ्वी महाभूत प्रधान आहे पण अपतर्पण करते, अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर ऐसी चीज़ें अगर दोगे तो थोड़ा क्या बोलते हैं ना कि ज़्यादा नहीं पर कितना हम वज़न जो है वो ज़्यादा बढ़ाने का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं. और और किसको कुछ प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है क्या? सर, ट्रॅव्हलिंगमुळे, पोल्युशनमुळे मुलांना सर्दी वारंवार होत असेल तर त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे? हे बघा, हमारा इतना वो ये हो गया है कि पोल्यूशन से प्रतिशय होता है, और इससे ये दिमाग में बहुत बैठ गया है. प्रतिशय के कारणों में साम कफ से भी प्रतिशय होता है, मलबद्धता से भी प्रतिशय होता है, अति आम्बुपान से प्रतिशय होता है, अजीर्ण से प्रतिशय होता है. तो जो धूल के कारण है वो तो 1-2% है, बाकी के कारण ज़्यादा है. शरीर में ऐसा एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है कि धूल आने के बाद प्रतिशय होना है. ऐसा एनवायरनमेंट कब होगा तैयार? शरीर में आमावस्था हो, शरीर में कफ ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हैं ना वो. तो ये अगर चीज़ें हमने कंट्रोल कर दी तो वो ज़्यादा होता नहीं. अभी कई चीज़ें हम नहीं ये टाल सकते, धूल नहीं टाल सकते, पोल्यूशन नहीं टाल सकते. तो हम क्या कर सकते, क्या है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, शरीर हमारी दिनचर्या सुधार सकते हैं, ठीक है ना, खान पान सुधार सकते हैं. और किसी को कुछ पूछना है क्या? कुछ आप कुछ भी पूछो, हम ओपन डिस्कशन करेंगे. कोई केस हो तो पूछ सकते हो. सर, मैंने जो पूछा था ना अभी क्वेश्चन, ये पोल्यूशन के बारे में, एक्चुअली वो मेरे बेटे को ही होता है. उसका ट्रैवलिंग है स्कूल के लिए 17 किलोमीटर. ओके. तो फूड में तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो देखती हूँ ऐसे जंक फूड इतना कुछ भी नहीं है सर. पर जब भी अभी 2 साल से वो घर में ही है ना, कोरोना की वजह से. तो अभी स्कूल स्टार्ट हुआ, और उसके पहले भी जब भी वो स्कूल में जाता था तो पोल्यूशन की वजह से उसको छींकें आती थी. और नींद में भी उसको मतलब नाक बंद हो जाता है.
ऐसी चीज होती है मतलब। अब पर देखो ये खाने जो पीने में इतना हम्म कुछ कफवर्धक ऐसे कुछ भी नहीं है हम्म उसके। हम्म हम्म डाइट भी ज्यादा जंक फूड ऐसे कुछ भी नहीं है। हम्म हम्म, ठीक है। और अब सेम देख मेरे हस्बैंड का भी वही प्रॉब्लम है, उनको है ना बार हम्म बार मतलब थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इवन रॉ ऑनियन खाने के बाद भी होता है उनको। हम्म तो मैंने जिस टाइम काढ़ा दिया तो कम हो जाता है, लेकिन उस टाइम तक वो ठीक रहता है, तो लेकिन वो बार बार होता है। उनका हम्म भी काम सॉफ्टवेयर का है, तो वो वात प्रकोपक हेतु होगा ही। हम्म पर उसको तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, मतलब क्योंकि हम्म उनका काम ही वैसा है। तो फिर हम्म, इसमें हम क्या कर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर देखो सकते हैं ये कि जो वेग मदद। आते हैं ना प्रतिशाय के, तो ये वेग रहते हैं वो वात के रहते हैं। हाँ वात उस कफ को नासा में शिर भाग में लेकर जाता है। हाँ कर हाँ, सकते। तो हमें प्रॉब्लम किस में है? आप कफवर्धक आहार खाते हो क्या? नहीं खाते हो। जुकाम होता है तो आइसक्रीम भी नहीं खाते हो। कुछ भी कफवर्धक आहार है, स्निग्ध नहीं खाते हो, बराबर है ना? क्योंकि नहीं जुकाम नहीं होता है, हाँ। ठीक है, दूध नहीं पीते हो। तो इससे होता क्या है, ये वात जो है वो बड़ा हुआ जो कुछ कफ है वो कफ शिरोभाग में देता है। अभी हमें करना क्या है, वात की ट्रीटमेंट करनी है। हमने प्रतिशय आप पढ़ोगे तो उसमें स्नेहन है, स्वेदन है, हाँ, नस्य है। हाँ, ये वात के उपचार है। जब अवेग काल हो, हाँ, जब उसको प्रतिशय नहीं हो तो उसको नस्य चालू करो। दूसरी बात, उसको खाने में या फिर दवाई में कुछ भी ऐसी वातानुलोमन ऐसी चीज़ उसको डाल दो। गंधर्व हरितकी दे दो, नहीं तो हरितकी दे दो अपान काल में। तो इससे क्या होगा, वातानुलोमन होगा, वो जो अटैक रहता है ना प्रतिशय का, हम्म वो नहीं आता। अणु तेल का नस्य अवेगकालीन करो। अम, बड़ी शेप रहती है, मिश्रिया रहती है, या फिर अजमोदा रहती है, हाँ, रहता है, उसकी एक रुमाल में पुड़ी बांध कर वो सूंघने के लिए दो बार बार। वो एक मिनट, हाँ, हेलो, ते, हां, 15 दिवसांनी चेक बोलवली होती ना तुम्ही? मला एक 5:30ला फोन करा, मी जरा मीटिंगमध्ये आहे, 5:30ला करा फोन. अच्छा, हा ठीक आहे सर. हेलो, 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 आवाज़ आ रही है क्या मेरी? अब आ रही है हाँ, सर। तो वो वात के जो जो कुछ हेतु है वो बंद करो। अभ्यंग रहता है, वो नित्य अभ्यंग करने के लिए दोनों को भी बोलो जिनको ये हो रहा है। पेट उनका साफ रहना चाहिए। अगर कृमि की हिस्ट्री कुछ लग रही है या फिर मलबद्धता की है तो वो ट्रीट करो। ऐसे आप करोगे तो वो आप कॉम्पेंसेट कर पाओगे वो प्रतिशय को। अति भाषण सोजस से भी का बल प्रतिशय बढ़ाने बताया से है। मतलब। अभी अति भाषण से कैसे प्रतिशय होगा, है ना? देखो प्रतिशय के कारण देखो तो उसमें ये भी है ना, व्यवहार से प्रतिशय बताया गया है। तो ये सब है चीज़ें है वो वात की है। हाँ, वात कफ को शिरोभाग में लेता है। तो हमें वात की चिकित्सा करनी हो। केवल चिंता हो तो चिंता से भी प्रतिशय होता है। अभी हम तो सब आहार विहार में कारण, आहार के कारण ढूंढते हैं, विहार के कारण कौन ढूंढेगा? तो ये चिंता से भी प्रतिशय होता है। अब फिर चिंता को ट्रीटमेंट भी वैसे ही देनी चाहिए, चिंता कम होने वाली। तो ये बारीक बारीक चीज़ें बहुत रहती है, ठीक है ना? तो इसीलिए तो हमें ट्रीटमेंट करते समय सिर्फ दोषों का विचार तो हम करते ही है, पर दोषों के गुण का विचार करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वात ही बड़ा है ऐसा नहीं रहता है। अष्टांग संग्रहकार बताते हैं कि किम आहारेण कुपितो वायु, किम विहारेण कुपितो वायु, ऐसे बोला है उन्होंने कि आहार से कुपित हुआ है क्या, विहार से कुपित हुआ है क्या, वृक्षेण लघुना, वृक्ष से कुपित हुआ है क्या, लघु गुण से कुपित हुआ है क्या, साहसेण वा, साहस से कुपित हुआ है क्या, या फिर शिशिरे नवा कि शिशिर से कुपित हुआ है। फिर बोले हैं शोके नवा कि शोक से कुपित हुआ है क्या, वेगावरोधे नवा, वेगावरोध से उत्पन्न ये हुआ है क्या। तो इतने सब हम कारण ढूंढते हैं कि क्या हुआ है। हम क्या होता है कि आहार विहार उनका ठीक है, मैं डेली उसको अच्छा खाना देती हूँ, ये देती हूँ, वेगावरोध होता है क्या, चिंता होता है क्या, चिंता होती है क्या,
शौक होता है क्या, ये हम देखते नहीं। तो ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है केस में। तो छोटा रहता है प्रतिशय, धूल तो एक ट्रिगर फैक्टर है कि धूल से होता है, पर उसके पीछे जो भूमि ये सब चीज़ों से बनी हुई रहती है, ऐसे है। और हॅलो हाँ हॅलो सर, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर हाँ सकती हूँ क्या बताओ यहाँ? बताओ। हाँ, एक्चुअली मेरा आपने अभी प्रतिशय के बारे में बताया ना, तो मेरा थीसिस ही विहारज हेतु ऑफ शिरोरोग था। हाँ तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि विहारज हेतु भी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे भी मेरे थीसिस में बहुत सारे ऐसे विहारज हेतु मिले हैं कि जिससे हमें प्रतिशय भी, क्योंकि शिरोरोग तो प्रतिशय के अंडर ही बराबर। शिरोरोग के अंडर ही प्रतिशय आता है। तो मेरे भी जितने भी अभी पेशेंट्स हैं, तो मैंने उनके विहारज हेतु एक्सक्लूड किया, क्योंकि मेरे थीसिस में ही मेरा वो सब बराबर था। है। तो उनको लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दिया, तो उनका 50% रिलीफ उनके हेतु के परिवर्जन से ही होता है। बराबर है। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बिहार के बारे में नहीं, बताया। हमें कैसे बताएं, मॉडर्न ज़्यादा बीच बीच में हम पढ़ते हैं, इसीलिए हमें पता क्या चला है, हमें क्या सोचते हैं कि सर्दी ज़ुकाम है तो इसका मतलब कुछ तो बाहर का बैक्टीरिया गया, और फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रग ये वो सब हमारे आयुर्वेद में इतना व्यापक विचार किया है। चिंता से सही बात। प्रतिशय होगा, ये विचार मॉडर्न में भी नहीं होगा। ठीक है हाँ, ना। जो जैसे हेतु जो है वो 3 प्रकार के हैं ना, कायिक, वाचिक और हाँ मानसिक। तो मानसिक जो हेतु में चिंता तो आएगा ही आएगा ना। ही, आएगा ही। आप उसमें देखोगे, आप चरक में देखो तो उधर दिया है उन्होंने सीधा सीधा। हाँ, चरक हाँ के कियंत शीर्षी अध्याय में सर है दिया वो है, तो सब व्यवस्थित ये सब कानून। रहता है। तो ये सोच, ऐसा सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, ट्रीटमेंट ही डायरेक्ट मिलेगी। आप वो श्वास यस, कुटार या फिर वो ये उसका करोगी तो नहीं। जरूरत ही ज़रूरत नहीं नहीं होता है, है। ज़रूरत नहीं है। जरूरत ऐसे ही नहीं, क्योंकि मेरे कैसा है, तो देखो धूप में ऑलमोस्ट। तो 100 इंसान जाएंगे, 100 लोग धूप में जाएंगे, पर 2 लोग को ही प्रतिशय होता है, ऐसा क्यों? बाकी के लोगों में नहीं जाती, धूल जाती है। तो दोनों में ऐसा क्या है कि उनको प्रतिशय हुआ, ये ढूंढना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। और एक मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, तो उसमें हमारे जो पुरोवात सेवन कहा है कि डायरेक्टली वायु का सेवन होता है, वो भी अभी इस मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से एक हेतु हमें हेतु कंसिडर करना करना चाहिए। चाहिए। अष्टांग संग्रह में आपको पूर्व वायु, उत्तर वायु, दक्षिण वायु, ये वायु के गुण बताए गए हैं। हाँ, तो वो भी हम देख सकते हैं। और हेलो हाँ बोलो, हेलो। बोलो। हाँ, तो आवाज कट झाला था, हाँ आवाज कट हो गया था बीच में। और किसी को कुछ पूछना है? तो वही, थैंक यू सर। ओके। बहुत जिम करने वाले लोग होते हैं, अचानक जिम चालू कर देते हैं और एक्सर्शन बहुत करते हैं, इनमें प्रकोपित वायु हो जाता है, और फिर प्रकोपित वायु कफ को शिरोस्थान में लेकर प्रतिशय करता है। तो ये ऐसे लोगों पे प्रतिशय, मैंने जिम चालू किया और मुझे सर्दी जुकाम चालू हो गया, तो इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए ना, व्यायाम कर रहा हूँ तो ये कम कैसे होगी, ऐसे बोल बोल के आते। तो ये सब ये चीज़ें रहती हैं। और किसी को कुछ सर पूछना? मेरा वही था मेरा बोलना कि मेरे हस्बैंड का जो है ना, रात्रि जागरण हेतु है। हाँ। दूसरा बोलना एक हेतु है। हम्म और तीसरा उनका हेतु है स्ट्रेस। हम्म जैसे सॉफ्टवेयर में ये तीन हेतु उनके हैं, जो हाँ यही उनको है। वातज कास होता है और थ्रोट इन्फेक्शन होता है बार बार। तो यही है हेतु। तो 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 बाकी वही। को वो हेतु के विपरीत ही चिकित्सा करने की ज़रूरत है। और नहीं हो रहा है तो वो फिर क्या, उसका कुछ पर्याय नहीं है। तो है ना, अतिभाषण, कितने कितने व्याधियों में हेतु है अतिभाषण, है ना, मन्या स्तंभ में भी है। हाँ, कितने बहुत हाँ, व्याधियों में है। तो ये सब करना चाहिए। तो उसका निदान परिवर्जन तो नहीं हो सकता ना सर, उनके वो काम ही वही तो वैसे। होता है, तो इसलिए वो व्याधि फिर चिरकालीन रहती हाँ, है ना। चिपकारी हो, वही कई वही हो लोगों गया को है वो। देखो, फिर रिटायर होने के बाद वो तकलीफ जाती है, ऐसे कुछ होता है ना। तो ये सब ये रहता है व्यवसाय जन्य। ऐसे। ओके और सर, अगर छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन है, मलबद्धता 2 साल 1 साल के बच्चों में, हम्म
तो रुक्षता मतलब मोशन ही नहीं होता है, तो उसमें कैसे चिकित्सा करें हम? हमने छोटे बच्चों को भी सिरिंज, छोटी जो सिरिंज रहती है ना 2 cc की, तो उससे बस्ती दी है और बहुत अच्छी काम करती है। बृहद सैंधवादी तेल दो या फिर तिल तेल में सैंधव डाल दो या फिर एरेंडल 1-2 cc ले लो और उसकी बस्ती दे दो। वो जब बस्ती दोगे ना दूसरे दिन से वो तकलीफ जाती है। ये कभी किया ही नहीं रहता, वो एनिमा देते हैं। हाँ, और वो एनिमा रुक्ष रहता है मॉडर्न वाले, तो वो वापिस वो तकलीफ आ जाती है। ठीक है, तो अब ऐसी बस्ती देकर देखो। सर वो एक्चुअली वो बेबी तो दूसरी जगह है, यहाँ पे नहीं है, तो हम उनको वो एक पांसे सर के लेक्चर में मैंने सुना था कि जो एरेंडल कैप्सूल रहती है ना, तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। पर मैंने कभी किया नहीं है कैप्सूल इंसर्ट। वो बस्ती देना बहुत ही सिंपल है, मैं कैथेटर भी नहीं डालना पड़ता है। वो जो सीसी है ना 2 cc की जो सिरिंज, कैथेटर भी नहीं डालना पड़ता है। वो सिरिंज में 1 cc 2 cc एरेंडल तेल ले लो, ठीक है, और सिरिंज का जितना आगे की जितनी नीप है ना उतनी अंदर ये करनी है इंसर्ट। ठीक है, उसका गुदा को तेल लगाओ और इंसर्ट करो, उतनी करनी पड़ती है। हमने पेशेंट को ऐसे दिया है और उसको मलबद्धता थी, वो 1 हफ्ते में 1 बार टॉयलेट करता था, और जो करता था फिर वो डॉक्टर के पास जाकर उसको एनिमा डालना पड़ता था, फिर पत्थर जैसे वो उसका मल निकलता था। तो हमने वो वैसे किया है। ठीक है, तो एक जो सिरिंज हम पुश करते हैं 5 cc उसमें डाल दिया हमने, तो पत्थर जैसा मल प्रवृत्ति आ गई, दूसरे दिन उसको टॉयलेट बराबर से होने लगी है। तो होता है वो। हाँ, और कुछ भी उसमें कुछ भी रिस्क नहीं है। सर ये कितने दिन करना है सर? पहले तो एक ही बस्ती में हो जाता है, फिर दूसरे दिन देखना है कैसे होता है, तीसरे दिन 2-3 बहुत होती है बस्तियां उनको। ओके, हाँ ठीक है सर, ओके, थैंक यू। सर तेल कौन सा यूज करना है हमें उसके लिए? बृहद सैंधवादी करो, नहीं तो तिड़तेल में थोड़ा सैंधव डाल के करो, नहीं तो एरेंडल तेल दे दो। थैंक यू सर। बहुत कारगर है वो बच्चों में बस्ती, क्योंकि ये बच्चों में क्या करते हैं, एनिमा देते हैं। ठीक है, हफ्ते में जाने वाले लोग हैं, बच्चों को लेकर जाते, एनिमा लेकर आते, फिर वो मल प्रवर्तन हो जाता है, फिर हफ्ता भर टॉयलेट नहीं करता, फिर दूसरे हफ्ते में जाते, ऐसे करने वाले लोग हैं। तो ऐसे बच्चों में करना ये सब। और कुछ प्रश्न, किसी को कुछ बताना हो? हम आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं उसको हम हर एंगल से व्यापक विचार करते हैं। तो वो ऐसे हेतु के अगर विचार करते गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। अभी का ऋतु कौन सा है, आने वाला ऋतु कौन सा होगा, अभी उसने क्या हेतु सेवन किए हैं, कौन से गुण के हेतु सेवन किए हैं, कौन सी व्याधि बढ़ने के चांसेस है, कौन सी व्याधि बढ़ रही है, कौन से दोष का संचय हुआ है, ये हमारे ही शास्त्र में लिखा है। ठीक है ना। तो उस सभी हिसाब से अगर देखोगे तो चिकित्सा बहुत इजी होती है आयुर्वेदिक चिकित्सा, और उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और कुछ? किसी को कुछ पूछना है क्या? आप प्रश्न रेडी रखो, ताकि क्या होगा, मैं ज़्यादा बोल पाऊँगा। सर एक पेशेंट है 70 इयर्स का, और की फीमेल पेशेंट है। तो उनका एक लक्षण है कि उनको पहले पेट में फुगार आता है, फिर उसमें दाहा होता है, वो पीछे पीठ के पीछे से सिर में जाता है। तो इसको किस तरह से, मैंने पित्तज गुल्म करके उनको डायग्नोस करके, आदमान है, दाह है और पीछे जाता है। हाँ, और सिर में जाके सिरोदाह होता है। तो आधमान होता है ये पहले, उदावर्त की और केस है ना। उदावर्त, एज हाँ कितना है उदावर्त उसका? प्लस ऐसा थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन था कि उदार्त करूँ या गुल्म करूँ, तो
थोड़ा सा उस हिसाब से दाह उसको ज्यादा है, सर्वांग दाह फिर होता है, और वंस इन 7 ईयर उनको ये होता है, ऐसा है। उसके हेतु पित्त के है क्या? नहीं है। हेतु उनको पहले हिस्ट्री थी अम्ल पित्त की, अभी नहीं है अभी उनको नहीं अम्ल है। पित्त। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत सालों पहले था अम्ल अभी पित्त। और उसका वजन कितना है? कम है क्या? नहीं नहीं, वो मिडिल उनका 67 शायद कुछ तो वेट है। अर्श की हिस्ट्री है और क्या? नहीं, अर्श भी नहीं है। क्या काम करती है? कुछ बैंक में या फिर क्या काम करती है? नहीं नहीं, वो आजी बाई है, घर पे ही बैठे ठीक है, रहते। ठीक है, ठीक है। संतर्पण जन्य लगा मुझे तो हाँ। कफ पित्तज दोष प्रकोप करके किया था मैंने। देखो तो क्या है, वो हमें क्या होता है कि लक्षण दिखते हैं, ठीक है ना, वात के लक्षण दिखेंगे, फिर वात के जो जो लक्षण है, हाँ, कंप दिखेगा, रुक्षता दिखेगा, कार्श दिखेगा, सभी लक्षण दिखते हैं, या फिर पित्त के दिखते हैं। तो हमें क्या देखना है, ये सब लक्षण दिखने के बाद उसके हेतु वही है क्या देखना है, हाँ, वात के ही हेतु है क्या देखना है। पित्त के लक्षण सब दिख रहे हैं, एकदम प्रॉपर पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, और फिर हेतु पित्त के क्या देखने हैं। कफ के लक्षण अगर पूरे दिख रहे हैं तो हेतु कफ के है क्या देखने हैं। अगर ऐसे ये ना दिखे, हाँ, ऐसे ये ना दिखे, अगर अभी देखो इसको क्या है, दाह है, हाँ, फिर क्या होता है, शिरोदाह होता है, ठीक है ना, ये सब पित्त के लक्षण दिखते हैं। अभी तो ये तो है आजीबाई, है ना, तो ये पित्त पर कुछ खाएगी नहीं, उसकी उम्र भी पित्त की हाँ, नहीं है, उनको ठीक भूख है। भी नहीं लगती तो है, इसकी लेकिन उम्र क्या अभी है, उसकी उम्र है वात की, ठीक है। यस। अब इसकी उम्र वात की है और ये सब लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या करता है, ये वात पित्त को अलग अलग स्थानों में लेकर जाता है। अभी इसका उदावरत किसी तरीके से तो हुआ रहेगा, हाँ, तो इसको सिर्फ अनुलोमन देना है। अगर इसको दाह और शिरोदाह, इसके लिए आपने चंदन ये सब ऐसी कुछ दवाई दी, तो फिर वात प्रकोप बढ़ेगा, ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, ये जो पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, ये परतंत्र पित्त प्रकोप है। किससे हुआ है? वात से, ठीक है। इसको आशयापकर्ष गति बोलते हैं। वो पित्त वात है जो पित्त को अपने स्थान से लेकर अलग अलग जगह पर भेजता है, ठीक है। और उसको भेजने के लिए, वो वात बढ़ने के लिए उनकी उम्र और बाकी की चीज़ें ये रहती है, कारण रहती है। तो इनको अभ्यंग करने के लिए बोलो रोज, और वातानुलोमन, कोई तो स्निग्ध वातानुलोमन एरेंडेल गंधर्व हरित की जैसा उनको चालू कर दो अपान काल में, हाँ, तो ये सब चीज़ें कम होती जाएगी, ठीक है। वो हेलो, उनको हाइपरटेंशन और हेलो, हाँ बोलो, क्या आवाज़ नहीं आ रही? हाइपरटेंशन और डायबिटिक भी है वो। होने दो ना, उसका कुछ हाइपरटेंशन और डायबिटिक भी है। उसका कुछ नहीं। थैंक यू सर। और सर, जेवणानंतर भरपूर प्रमाणात ढेकर येणे हे सुद्धा असं मनाचं उदाहरण म्हणू शकतो आपण. हो, जेवल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात ढेकर येणं, हा, किंवा छातीत गच्च होणं, किंवा ते ढेकर आल्यावर बरं वाटणं. ह्याला वाग्भटाचार्यांनी एका अध्यायात सांगितलेलं आहे, अध्यायात म्हणण्यापेक्षा सूत्रस्थानात सांगितलेलं आहे की गरम पाणी कोणी प्यावं, असं एक हे आलेलं आहे, हां. तर त्याच्यात ज्यांना जेवल्यानंतर जड वाटतं, जेवल्यानंतर ढेकर येतात, हां, जेवल्यानंतर अस्वस्थ वाटतं, त्यांनी गरम पाणी प्यावं असं सांगितले. म्हणजे साधं आहे, सूत्री चिकित्सास्थानात पण जावं लागत नाही. तर जेवताना कडकडीत गरम पाणी प्यायचं, जसं गरम असतं ना, जसं जेवण. काहींना काय सवय असते, जे आपण ऑलरेडी विरुद्ध करतच असतो, कारण जेवण गरम गरम खात असतो आणि पाणी थंड थंड पित असतो, बरोबर है, हाँ। तो क्या तरुण वय असतं, उम्र तर ये रहती है, तो उतना वो उसका कुछ ये नहीं होता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी तकलीफ हो जाती है। इसलिए देखो, जो ओल्ड एज लेते लोग, वो गर्म पानी ही लेते हैं खाने के साथ, ठीक है। तो खाने के साथ वो गर्म पानी लेना है, तो वो उतनी तकलीफ हो जाएगी सॉल्व। और कुछ करना है तो भोजनाग्रे सदापत्यम लवण माद्रकम भजेत, लवण और अद्रक खाने से पहले लेना है। मीन्स थोडं मीठ घ्यायचं, आलं खिसायचं, त्याची गोळी करायची, जेवायच्या आधी खायची, मग जेवायचं. पोटाला तडस लागेपर्यंत जेवायचं नाही. किती जेवायचं, तर जेवल्यानंतर आपल्याला बरं वाटलं पाहिजे, जेवल्यानंतर आपल्याला चालताना दम नाही लागला पाहिजे, जेवल्यानंतर आपल्याला
डिस्कम्फर्ट नाही झालं पाहिजे, एवढं जेवावं सांगितलं आहे तर तेवढंच जेवलं पाहिजे. पटापट खाणारे, न चावणारे, आलं लक्षात, अकंठ जेवणारे, हे चुकीचं आहे. असं. सर मी ह्याबद्दल माझा अनुभव सांगू का? ह्या केस जो जेवल्यानंतर ढेकर येणं, एक पेशंट होता माझा, तर त्यांना जेवल्याबरोबरच ढेकर यायचे आणि त्यांच्या हेतूमध्ये होतं अध्यशन आणि बाहेरचं फूड होतं, म्हणून मी त्याला आमाशय गत वात म्हणून आणि आमजन्य षडधरण चूर्ण दिलं होतं 7 days साठी. म्हणजे ते सप्तरात्र सांगितले ना, तर म्हणून मी त्यांना 7 days साठी दिलं होतं. त्याच्यानंतर त्यांचं हे पूर्ण बरं झालं. षडधरण चूर्णाने आमाशयगत वाताला अतिशय हे होतं. षडधरण नसेल तर तुम्ही फक्त देवदार, कुष्ठ, अतिविष नसेल तर थोडंसं मुस्ता आणि लवण, त्याच्यातलं सौरवर्चल पण तुम्ही टाकू शकता. असं मिक्स करून जरी तुम्ही दिलं तरी चांगला आराम पडतो. ओके सर. उष्ण वातानुलोमन द्यायचंय. करपट ढेकर येत असतील तर सौरवर्चल द्यायचं. त्याच्यानुसार परत डिवायडेशन होतं, उद्गार शोधन काम होतं असं. और सर हे जे षडधरण चूर्ण त्याचं सप्तरात्रच सांगितलंय ना सर, तर अजून आपण किती दिवस देऊ शकतो? गॅप टाकायचं 7 दिवसाचं, परत 7 दिवस देऊ शकतो. ओके सर, हां चालेल. अजून कोणाला काय प्रश्न असतील तर विचारा. सर स्किन बद्दल विचारलं तर चालेल का? व्यंग, कुठलेही विचार. व्यंगाबद्दल थोडंसं एक्सप्लेन कराल का? व्यंग, तो जो व्यंग रहता है वो उसके अगर हेतु देखोगे तो धूप में जो काम करने वाले रहते हैं उनमें पाया जाता है, और केमिकल का जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उनमें भी पाया जाता है. पार्लर के जो औरतें हैं जो ज़्यादा मेकअप करते हैं उनमें भी ओल्ड एज में ये दिखता है. तो ये पित्त के तीक्ष्ण गुण से, रुक्ष गुण से, वात के रुक्ष गुण से पाई जाने वाली चीज़ है. इसीलिए उस पर जो लेप करने बोले हैं वो स्निग्ध वर्णकर लेप बोले हैं. मंजिष्ठा है उसमें, लोद्र है, मसूर की दाल है उसमें, अर्जुन है उसमें. आप उत्तर स्थान में देखोगे तो आपको मिलेगी सभी. ये जो लेप है वो दूध के साथ लगाने हैं. अगर उसमें विष के हेतु है, विष के मीन्स कॉस्मेटिक्स वो लगाती है और उससे उसको व्यंग हो रहा है, तो मंजिष्ठा बहुत अच्छी काम करती है. तो क्या करती है? मंजिष्ठा अच्छी काम करती है. मंजिष्ठा दूध के साथ लगानी है. या ऐसे करोगे तो एक 5-6 महीने के बाद वो व्यंग है वो निकल जाता है. सार्वदेहिक और क्या, हां वेळ लागतो, लगेच नाही होत. आणि नस्य चालू करू शकता त्याच्यासोबत. ते आपलं कुंकुमादी तैलम वगैरे त्याचा कसं यूज होऊ शकतो? ही हेतू विपरीत झाली ना चिकित्सा, लक्षात. पण आपल्याला व्याधी विपरीत झाली, आपल्याला हेतू विपरीत करायचं. आपल्याला नेमकं कशामुळे झालं? कॉस्मेटिक्समुळे झालं असेल तर विषातून विषाचे व्यंगाचे योग वापरायचे, है की नाही. ओल्ड एजनुसार झालं असेल तर आपण आणि गृहिणींमध्ये हे आपल्याला जास्त बघायला मिळतं. पण ज्यांचं आतप सेवन वगैरे श्रम हे आपण त्याचं कन्सिडर करू शकतो का? तुम्ही काय कन्सिडर करू शकता? श्रम, अतिश्रम म्हणजे त्या कन्सिडर करू शकता सगळं. हे बघा, ज्यांच्यात शुक्राबद्दल काही गोष्टी झाल्या आहेत, म्हणजे बर्थ कंट्रोल पिल्स वापरलेले आहेत, त्यांच्यातही हे दिसतं. त्यांच्यातही हे दिसतं. त्यामुळे तो विचार करून सार्वजनिक चिकित्सा एक वेगळी द्यावी लागते, आलं लक्षात. आणि सार्वजनिकमध्ये काय विचार करावा? सार्वजनिकमध्ये मग वर्णाची जी औषधं आहेत, मग तुम्ही अनंता देणार, रक्तपाचक देणार, जे काही आहे ते देऊ शकताय. तुम्हाला काही अर्शासारखी काही हेतू दिसत असतील तर तुम्ही अर्शाची औषधं देणार. असं करून तुम्हाला करावं लागतं. काहींचं ओजक क्षयातून उत्पन्न आहे, तुम्हाला काहीतरी रसायन चालू करावं लागतं. सर व्यंग हे हां बोला.
सर पेरीमेनोपॉझल आणि मेनोपॉझल एजच्या बायकांमध्ये पण व्यंग हो हे ना दिसतच हो नेहमी. ना हो ना ते तर त्याचा विचार कसा करायचा? हां तेच सांगतोय मी. सार्वधिक हा विचार करावे लागतात. ती स्त्री तरुण वयातून म्हातार वयात वाताच्या वयात जाणार आहे आणि असं जाताना शरीरात खूप काही बदल होतात. चेहरा हा शुक्राचा अभिव्यक्ती करतो. तरुण वयात तारुण्य पेटिका येतात कारण शुक्रात बदल होत असतात आणि ते बदल चेहरा दाखवत असतो. आणि लक्षात, आपल्याला कोणाचाही आवडला तर चेहरा आवडतो पहिल्यांदा. लक्षात आलं? ही शुक्राची अभिव्यक्तीचं स्थान आहे. आलं लक्षात? हे मोठे व्यापक गोष्टी आहेत, पण ते सांगतोय मी तुम्हाला. त्यामुळे चेहऱ्यावरचे लेप जे आहेत ते शुक्रावर जाणारे लेप तुम्ही बघत असाल तर चारोळी आहे, दुधाचं लेपन करायला आहे, यष्टीमधूचं लेपन करायला आहे. हां, तर उन्हात काम करणारे असतील आणि त्याच्यात व्यंग दिसत असेल, उसमें व्यंग दिख रहा हो तो यष्टी मधु हम यूज़ कर सकते हैं. विष से उत्पन्न हो तो ये मंजिष्ठा यूज़ कर सकते हैं. हाँ, ऐसे अलग अलग सोच करके हम वो सब दे सकते हैं. ओके सर. मसूरची डाळ कॉमन आहे. मसूरच्या डाळ नुसती जरी दुधात म्हणजे रात्री जर भिजत ठेवली आणि सकाळी हे करून लावलीत तरी चांगलं, किंवा पावडर केलीत आणि लावलीत तरी चांगलं. दुधासोबतच लावायचं, हे महत्त्वाचं आहे. कारण आपल्याला तिथं शीतगुण स्निग्धगुण अपेक्षित आहे. कारण नुसती चूर्ण आहेत ती वृक्षगुण वाढवतात. असं. आणि या मेनोपॉझल एज विमेन मध्ये केस वृक्ष होणं हे फार कॉमन आहे. हो हो, त्याच्यासाठी काय करा? तेच सांगतोय मी. तुम्ही वाताच्या ह्याच्यामध्ये जाणार आहात, त्यामुळे वाढलेला वात वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणार आहे. ज्यांच्या केस हा जो अवयव आहे तो कमकुवत असेल तर पहिला केसांवर आघात करेल तो वातदोष. शरीरामध्ये जिथे जिथं खवैगुण्य आहे, जिथं जिथं श्रोतरोध आहे, जिथे जिथं काही काही फॉल्ट आहे, तिथे तिथं वातदोष त्याचं अस्तित्व दाखवणार. आलं लक्षात? हां, त्यामुळे तशा पद्धतीचं घडतं. जो धातू कमी आहे, ज्या धातूचं बल कमी आहे, तिथे तो वातदोष जाणार. केवळ हे काय सांगितलंय? यत्र वैगुण्य ख वैगुण्यात व्याधी तत्र उपजायचं नाही. तिथं ख वैगुण्य आहे, पण ख वैगुण्य एव नाही सांगितले. फक्त ख वैगुण्याने व्याधी नाही होत. तर धातू दुष्ट असेल, काही बाकीच्या गोष्टी असतील, वैगुण्यता असेल, तिथं तो वातदोष जातो. आपल्याला ट्रीटमेंट कशाची? वातदोषाची करायला पाहिजे. बरोबर आहे? वातदोषाची ट्रीटमेंट काय करायची? तर बस्ती चालू करायच्या त्या स्त्रीला. बस्ती चालू करायला सांगितलं. तिला म्हणायचं रोज अभ्यंग कर. बस्ती जमत असेल ना, सगळ्यात सोपा उपाय अभ्यंग, वाताला जिंकण्याचा. आलं लक्षात? तर अभ्यंग म्हणून तर ते नित्य सांगितलंय करायला. तो उनको बोलना कि बाबा अभ्यंग नित्य करो, बस्ती ले लो, वर्षा ऋतु आ गया बस्ती ले लो, ऐसे बोलना उनको. थँक्यू सर. हां, शुक्राची स्थानं सांगितलेली आहेत. मग चेहरा हा वेगवेगळी स्थानं आहेत आणि त्याच्यानुसार स्थानांच्या काही गोष्टी आहेत. ते पण एकदा घेऊ आपण. अजून एक प्रश्न घेऊ आणि थांबूया. अजून किसी को कुछ पूछना है? सर, पाचदाह जो वर्णन केलाय ना, त्यामध्ये पित्त, रक्त आणि वायू असं संप्राप्ती सांगितलेली आहे. मग आपण चिकित्सा करताना कसं करायचं? म्हणजे पित्ताची करायची की वायूची करायची? कसं प्रथम कशाच करावं? वायूची. तो वातव्याधीमध्ये सांगितलेला आजार आहे. त्यामुळे वायू हे होतो, ते स्थान वायूचं आहे. आणि मग तिथे रक्तदुष्ट का होते, ते पित्त तिथून काय येतंय ह्याचा विचार करायचा असतो. हेतू काय घडले हे फार महत्त्वाचे आहेत. आलं लक्षात? तुमचे तेवढ्याच ताकदीचे, वायूच्या ताकदीचेच जर तुमचे पित्ताचे, रक्ताचे हेतू असतील तर संसर्ग होतो आणि कठीण होऊन जातो जरा आजार, नेहमीच्या आजारापेक्षा. केवळ वाताचे आजार आहेत आणि म्हणजे पाददाह झाला आहे तर तो वातव्याधी ट्रीट करून तो कमी करता येतो. पण जर हेतूंमध्ये पण पित्तदुष्टीकर, रक्तदुष्टीकर काही असतील तर मग ते पण ट्रीट करावं लागतं. वायू त्यांना दोघांना घेतोय आणि पायात नेतोय असं गोष्ट आहे. बरोबर आहे? प्रॉब्लेम कोण आहे? वायू प्रॉब्लेमॅटिक आहे. बरोबर आहे? बरोबर आहे? त्यामुळे वायूची ट्रीटमेंट करायला लागते. मग नंतर प्रश्न येतो, मग त्या दोघांनाच का नेतोय? हा पण विचार महत्त्वाचा आहे ना. मग त्या दोघांनाच का नेतोय तो विचार करावा लागतो. बरोबर आहे? आणि मग पायातच का नेतो? पायात काही खवैगुण्य आहे का? तोही विचार करावा लागतो. असे तिन्ही चारही विचार नंतर करावे लागतात. पण मुख्य वातव्याधीचा विचार. अजून बरं, थांबूया आपण. अजून तुमचे प्रश्न असतील तर आपण पुढच्या परत सेशनला घेऊया.
हे काढा, तुम्हाला काही प्रॅक्टिसमधल्या केसेस जरी छान छान असतील तरी तुम्ही सांगू शकता. हे काय फक्त माझं असं नाही आहे, आपण डिस्कशन करण्यासाठी आपण हे करतोय, पूर्वी पण करत होतो. तर तुमच्याही काही छान छान केसेस असतील, तुम्ही छान हेतू शोधून संप्राप्ती लावून संप्राप्ती भंग करून अशा पद्धतीने केसेस सॉल्व केल्या असतील कमी चिकित्सेमध्ये, तर त्याही तुम्ही मांडू शकता. थांबूया आपण. हो सर, थँक्यू. ओके. हो सर, थँक्यू सो मच.